हेलो वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। अपने बात कर रहे हैं 10th क्लास हिंदी मीडियम के लिए लेसन संख्या 4 कार्बन एमएस के यौगिक का लेक्चर संख्या अपना तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं जो अपना अभी एग्जाम आ रहा है उसके लिए अपने पास पॉइंट आ रहा है। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है जैसे एथेनॉल व एथेनोइक अम्ल, इनके गुणधर्म की बात करनी है। सबसे पहले हमारे पास है C2H5OH यानी एथेनॉल की बात आ रही है। इसके सामान्य गुणधर्म का मतलब यह है कि ये द्रव अवस्था में रहता है, ये एक अच्छा विलायक है, इसका उपयोग है वो औषधि बनाने के लिए किया जाता है। टिंचर आयोडीन जैसे कफ सिरप है, इस तरह की टॉनिक जैसे आयोडीन की बात कर रहा है। ये देखो ये यहाँ लिखा हुआ है कफ सिरप टॉनिक व टिंचर आयोडीन बनाने के लिए, ठीक है। इसको नशे के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। हमें यहाँ देखो कुछ रिएक्शन, आप लोगों को क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एथेनॉल के सामान्य दो गुण लिखिए, इसकी सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो इसकी सोडियम के साथ अभिक्रिया का मीन यहाँ है, हमें लिखना होगा C2H5, या हमें छोड़ना होगा C2H5, C2H5OH प्लस Na सोडियम के साथ अभिक्रिया। क्या बनेगा? यहाँ बनेगा C2H5ONa प्लस H2, यानी सोडियम एथोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज होगी। क्या है? सोडियम के साथ में जब एथेनॉल अभिक्रिया करता है तो सोडियम एथोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, ये क्वेश्चन हमारे सीबीएसई के अंदर आरबीएसई में बहुत बार क्वेश्चन है वो आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? देखिए इस सेकंड पॉइंट को इंपॉर्टेंट लगाते हुए करेंगे कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या आया था क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर? ये क्वेश्चन था अपने आरबीएसई में भी आया हुआ है। एथेनॉल का निर्जलीकरण पूछा जा सकता है कि एथेनॉल का निर्जलीकरण कैसे होता है, या एथेनॉल का मीन्स है संतृप्त हाइड्रोकार्बन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे बनता है। पर्सन जो आया था वो आया था कि एक एल्कोहल का समजातीय जो है यौगिक है, उसको क्या करते हैं, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है जिसका द्रव्यमान हमें दे दिया था। अब ये दे रखा है हमें C2H4, C2H4 12 दुवे 24 और 4 28 यू द्रव्यमान है। इसके लिए हमें समीकरण पूछ रहा था वो, यानी इसके लिए हमें समीकरण पूछी थी कि जिसका द्रव्यमान है वो 28 यू दे दिया था उसने लिख के कि इतने यूनिट द्रव्यमान हमें दिया गया है, इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। और बोर्ड परीक्षा के अंदर अपने 10th क्लास में प्रश्न आया हुआ है एथेनॉल का निर्जलीकरण, यह निर्जली कारक का नाम है वो बताना है। तो हमें एथेनॉल C2H5OH, C2H5OH में क्या मिलाया जाता है? सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है और इसको 443 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो बनता क्या है? C2H4 प्लस H2O। यहाँ निर्जली कारक का काम करता है, जो जल को निकालने का काम करता है वो कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ निर्जली कारक का काम करता है। ये अपना इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर है। यानी एथेनॉल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का बनना, तो संतृप्त से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बन रहा है। एथेनॉल का निर्जलीकरण आ गया जैसे, या हमें कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर एक एथेनॉल नाम बोल दिया जाए या एल्कोहल का कोई समझातीय बोल दिया जाए, उसके बाद में ये कह दीजिए उसको कितने केल्विन ताप पर कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो डिग्री सेल्सियस केल्विन में से 273 माइनस कर देंगे डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इस तरह की बात हमसे वो पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे चलते हैं अपने पास, यहाँ यहाँ हमें दे रखा है इसके बारे में कि एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर क्या हो जाती है? व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कैसे? कि ये प्रोटोप्लाज्म की क्रिया क्या कर देता है? मेथेनेल कोशिकाओं के घटकों को शीघ्र ही क्या कर देता है? स्कंदित करवा देता है, जिससे क्या है? व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिस प्रकार अंडा जमने पर स्कंदित हो जाता है, ऐसी बात हमें दे रखी है। दूसरा आ गया एथेनोइक अम्ल। अब एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या रहता है हमारे पास? एथेनोइक अम्ल का है CH3COOH, ये है हमारे पास एथेनोइक अम्ल। इसको सामान्यतः एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। 3 से 4% का जो विलयन होता है उसको सिरका कहा जाता है। इसका गलनांक 290 केल्विन होता है, ठीक है। ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है, इसलिए इसको गलेसल एसिडिक अम्ल के नाम से भी जान जाते हैं। यानी 290 केल्विन क्या है? इसका गलनांक है, इसलिए शीत ठंडे दिनों में या क्या क्या होता है? ये जम जाता है, जिससे इसे क्या कहते हैं? गलेसल एसिडिक अम्ल के नाम से। इसका उपयोग कहाँ होता है?
परिरक्षक के रूप में, अचार में परिरक्षक के रूप में का मीन्स इसको मुख्यतः अचार में मिलाया जाता है। परिरक्षक का मतलब ये होता है कि ये बाहरी आघात का मतलब सूक्ष्म बैक्टीरिया जो है उससे क्या करता है, सुरक्षा करता है। अब हमारे पास इसके लिए भी क्या है, वेरी पोटेंट, वेरी पोटेंट डायग्राम मिल रहा है हमें यहाँ। पहले इस डायग्राम को देखना है। देखो क्या कर रहा है, एक बीकर लिया गया है, इसमें जल है, जल के अंदर एक परखनली में, इस परखनली में हमें क्या मिल रहा है, इस परखनली में हमें ये मिल रहा है कि एथेनॉल व एथेनोइक अम्ल, यहाँ है हमारे पास C2H5OH व CH3COOH, ये देखो ये लिए गए, यानी एक परखनली ली गई है, उसमें 5-5 ml एथेनॉल व एथेनोइक अम्ल को लिया गया है, जल उष्मा में, जल की उष्मा में इसको गर्म किया गया है किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अम्ल उत्प्रेरक का मतलब है एच धनायन लिख सकते हैं या हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक अम्ल की बातें हो सकती है। तो बनता क्या है, एक अन्य कार्बनिक यौगिक बनता है जिसे एस्टर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए क्या है हमारे पास यहाँ, CH3COOH प्लस, एस्ट्रीकरण क्या है, एस्ट्रीकरण को समझाइए या एस्टर कैसे बनता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने लिए फिर रहने वाला है यहाँ। C2H5OH, C2H5OH क्या करना है हमें, हमें इसमें से जल को निकलते हुए दिखा देना है। ये देखो ये तीर का निशान के ऊपर हम H2SO4 भी लिख सकते हैं या H धनायन छोड़ सकते हैं, पीछे बच गया है उसको जोड़ दीजिए, CH3COOC2H5 प्लस क्या है यहाँ H2O। ये एक क्या है, एस्टर, यानी जिसको क्या कहते हैं, मीठी गंध वाला कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसका उपयोग है एस्टर का, वो किया जाता है मिठाई व इत्र बनाने में किया जाता है। अब हमें बुक के अकॉर्डिंग ये लिखना है अगर, तो CH3COO के साथ में CH2 और यहाँ लग गया है CH3। यहाँ ये हमें डबल बॉन्ड की बात है, संरचना के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस्टर, एस्ट्रीकरण क्या है, एस्टर कैसे बनता है, इसको एक अगर हमसे क्या पूछ लेता है, प्रायोगिक का मतलब क्रियाकलाप के द्वारा पूछता है, तो एथेनॉल व एथेनोइक अम्ल को क्या करना है, हमें एक परखनली में 5-5 ml लेते हुए बोलना है और उसको जल की उष्मा में गर्म करते हैं किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, एक मीठी गंध वाला कार्बनिक यौगिक बनता है जिसे एस्टर कहा जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, इत्र बनाने में व मिठाई बनाने में किया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब यदि इस एस्टर की अभिक्रिया पुनः करवा देते हैं NaOH के साथ में, क्या है हमारे पास यहाँ CH3COOC2H5 की अभिक्रिया किसके साथ करवा दें, NaOH के साथ करवा दी जाए, तो क्या बनेगा यहाँ CH3COONA प्लस C2H5OH। इस अभिक्रिया का नाम होता है यहाँ क्या, साबुनीकरण बोला जाता है, साबुनीकरण बोला जाता है, क्योंकि इस प्रकार के अम्लों का उपयोग है वो कहाँ होता है, साबुन बनाने के लिए किया जाता है। देखिए देखो बात अपने पास क्या है, ये मैंने जो अभिक्रिया बताई है, एस्ट्रीकरण, यहाँ ये जो बात बताई गई है आप लोगों को वो बता दी है। एस्टर का मुख्य उपयोग इत्र व स्वाद उत्पन्न करने का मीन्स मिठाई बनाने से संबंधित जैसे बातें आ गई, उसमें साबुनीकरण नाम ये रहा का मीन्स एस्टर का जब NaOH के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तब की बात आ गई है। अक्षारक के साथ अभिक्रिया किसकी, एथेनोइक अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया, तो CH3COOH प्लस NaOH CH3COONA प्लस H2O, और इसकी अभिक्रिया ये अपने एथेनोइक अम्ल की कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया है, वो अपने लेसन संख्या 2 के अंदर अपने पढ़ के आए हैं। क्या बनता है, सोडियम एसीटेट के साथ में जल व कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस, यानी वहां अपने पॉइंट क्या पड़ा था, अम्ल के साथ में धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया, अम्ल वहां लिया था HCl, यहाँ ले लिया है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो एक लवण बनता है प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस रिलीज होती है। अगली बात में आते हैं हमारे पास, ये देखो मिसेल का निर्माण, तो मिसेल का मीन्स क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ हमारे पास क्या रह रहा है, साबुन के फॉर्मूले की बात करें, अब साबुन का फॉर्मूला हमारे पास है C17H35COONA की बात आ रही है, क्या देगा ये देखो, C17H35COO माइनस आयन के साथ में क्या है यहाँ Na धनायन, तो यहाँ क्या बोला इसने देखो, Na धनायन सिरा, ये तो बाहर की ओर है, सब के सब बाहर की, और ये मेल यानी तेल की बूंद का मतलब है यहाँ मेल की बूंद की ओर क्या है, इसका ये कार्बन की लंबी श्रृंखला है। कार्बन की जो लंबी चेन है वो कितनी होनी चाहिए, कितनी रहती है साबुन के अंदर, 14 से 18 कार्बन
के बीच में रहते हैं। कार्बन जो दिख रहे हैं 17, ये कार्बन कितने रहते हैं 14 से 18 के बीच में रहते हैं। तो ये मिसेल संरचना का डायग्राम, ये जितने दे रखे हैं उतने हमें बनाने जरूरी नहीं है, हम 4, 8, 10 इतने ही बनाकर छोड़ सकते हैं। अब आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ यहाँ क्या कि साबुन क्या है, ये देखिए यहाँ साबुन क्या है, इस बात के लिए हमें डेफिनेशन यहाँ मिल रही है। साबुन, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम के लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में जबकि कार्बन की लंबी श्रृंखला है वो क्या करती है, तेल के साथ अभिक्रिया करती है। तेल का मीन्स इसका है यहाँ मेल के कण के साथ हो रही है, मेल के। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना क्या करते हैं, तैयार करते हैं। मिसेली संरचना का मीन्स हो गया एक अपने जब साबुन को, अब इसके ऊपर हमें क्या आया था, एक क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर 2023 के अंदर बता दूं, 2 परखनलियां ली गई थी। दोनों परखनलियों में उसने क्या ले लिया था, एक में साबुन और एक में अपमार्जक को घोलने की बात कर दी थी, और उसमें क्या कर दिया था, हमें तेल के बूंद की कठोर जल लेने की बात कर दी थी। कठोर जल का मतलब खारा पानी, और उसको परखनली को हिलाने की बात कर दी थी कि हिलाइए। और अब आपने क्या देखा है, कौन सी परखनली है जिसमें हमें झाग बन रहे हैं, कौन सी परखनली है जिसमें एक ऐसे सफेद सा मतलब एक अन्य प्रकार का ऐसे पदार्थ बनने की बात कर रहा था वो। तो ऐसी क्वेश्चन की बात है वो हमारे पास है, बात हुई है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे इसके ऊपर, साबुन में अपमार्जक के ऊपर हमें प्रश्न मिलने वाला है। देखो यहाँ से, अब ये साबुन जल की ओर जल रागी सिरा, दूसरा जल विरागी सिरा, 2 सिरे रहते हैं। जो एक तो रहता है जल में विले एक सिरे को जल रागी कहते हैं, हाइड्रोकार्बन में विले दूसरे सिरे को जल विरागी कहा जाता है। साबुन के अंदर ही मिसेली संरचना के अकॉर्डिंग यहाँ से, ठीक है। अब लेके चलता हूं मैं अपमार्जक। साबुन क्या है, अपमार्जक क्या है, या आप लोगों को कोई इसके ऊपर क्वेश्चन घुमा के मिलेगा, ऐसे कैसे घुमा के मिलेगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन रिपीट किया था इस तरह से। यानी साबुन में खारे जल में मतलब कठोर जल में झाग क्यों नहीं देता है, जबकि अपमार्जक है वो कठोर जल में झाग देता है। अपमार्जक व साबुन में से श्रेष्ठ कौन है, वह क्यों श्रेष्ठ है, जैसे इस प्रकार की बात। अब मैं आप लोगों को अपमार्जक की बात पढ़ा दीजिए यहाँ। अपमार्जक क्या होते हैं, अपमार्जक, अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले। देखिए यहाँ तक हमें बात क्या मिल रही है, ये देखो, अपने स्नान करते समय साबुन अगर मुश्किल से झाग बना रहा है तो एक स्कम जैसा पदार्थ मिलता है, सफेद जो ऐसे सफेद ऐसे तैरता हुआ पदार्थ दिखाई देता है, उसको स्कम कहते हैं। इसका मतलब है साबुन कठोर जल में उपस्थित। अब कठोर जल में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण से अभिक्रिया नहीं कर रहा है। कौन, साबुन की बात हो रही है कि साबुन कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां हैं। अपमार्जक क्या है, अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाली सल्फोनिक लवण अथवा लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं। सल्फोनिक या यहाँ अपने अमोनियम लवण की बात कर सकते हैं, सल्फोनेट की बात कर सकते हैं, लवण होते हैं। इनका आवेशित सीरा क्या करता है, कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन के साथ में अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता है, यानी घुलनशील पदार्थ बनाता है। अरे बात पढ़िए, देखो इनके अंदर आवेशित सीरा कठोर जल में उपस्थित है। कठोर जल में क्या है, कठोर जल का मीन्स हो गया खारे पानी की बात आ रही है, या सीधे सीधे कठोर जल ही बोलना है अपने को यहाँ। और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ घुलनशील पदार्थ बनाता है, अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता है। इसलिए क्या है, अब अगर हम ये कह दें कि क्या आप एक एक्सपेरिमेंट यानी एक क्रियाकलाप के द्वारा, एक प्रयोग के द्वारा आप बता सकते हैं अपमार्जक का उपयोग करके कि कठोर जल है या मृदु जल है, तो अपने नहीं बता सकते, क्योंकि अपमार्जक है वो क्या करता है, कठोर जल में भी झाग देता है और मृदु जल में भी क्या करता है, झाग देता है। तो अपने इस बात को नहीं बता सकते, ठीक है ना। लास्ट देखो, अब लास्ट लाइन से क्वेश्चन का आंसर कई बार प्रश्न आ जाता है कि अपमार्जक का उपयोग कहाँ होता है, शैम्पू बनाने में किया जाता है। अपमार्जक का उपयोग कहाँ होता है, शैम्पू बनाने में किया जाता है। अब देखो, ये लेसन की हमारी लास्ट लाइन इसकी। अब बात करता हूं मैं थोड़े इसके ऊपर, क्वेश्चन है एक दो क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह के बताए जाए कि क्वेश्चन है वो कैसे बन सकते हैं, कि बेसिक छोटे क्वेश्चन भी रहने हैं। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन देखो, बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन जैसे है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बात क्या रह रही है, इम्पोर्टेंट असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का बनना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का बनना, ये इम्पोर्टेंट हमारे। इम्पोर्टेंट कौन सा है, देखो एक तो सी डबल बॉन्ड के साथ सी आर लगे हुए थे यहाँ अपने पास में, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजनीकरण की बात आई थी। बात को रिवाइज करवा रहा हूं मैं यहाँ, निकल उत्प्रेरक प्लस हाइड्रोजनीकरण,
तो हाइड्रोजनीकरण की बात आ गई। ये क्या है हमारे पास यहाँ सिंगल बॉन्ड की बात आ रही है, ये देखो सिंगल बॉन्ड। ये क्या है यहाँ हाइड्रोजन। ये क्या है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनने की बात है। ठीक है। इसमें हम ये हाइड्रोजनीकरण भी नाम बोल सकते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनने की बात कर सकते हैं, या हाइड्रोजनीकरण का व्यापारिक उपयोग कहाँ रहता है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी निर्माण में, यानी वनस्पति घी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसको अपने कृत्रिम मक्खन मार्गरीन के नाम से लेसन संख्या 2 के अंदर पढ़ के आए थे। कृत्रिम मक्खन, जहां अपने हाइड्रोजन का उपयोग होता है कृत्रिम मक्खन के लिए। अपने बात भी की थी कि इस बात को अपने लेसन संख्या 4 में पढ़ेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, वो है क्या? C2H5OH, तीर का निशान के ऊपर। ये है हमारे पास यहाँ क्या? सांद्र H2SO4 मिलाया जाए इसके अंदर, और इसको 443 केल्विन ताप पर गर्म किया जाए, तो बनता है क्या? C2H4 प्लस H2O, यानी एथेनॉल का निर्जलीकरण संतृप्त हाइड्रोकार्बन का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो ये कौन है हमारे पास यहाँ? एथेनॉल है। ये क्या है हमारे पास यहाँ? एथीन है। तो एथेनॉल से एथीन, एथीन की संरचना हमारे पास ये रहती है C डबल बॉन्ड। ये देखो, यानी ये हमारे पास क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ये पॉइंट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एस्ट्रीकरण पॉइंट, एस्ट्रीकरण है इस लेसन का, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट बात और कर देता हूं मैं इसमें। देखो बोर्ड परीक्षा के अंदर साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन जैसे बेंजीन, इसकी संरचना, अणुसूत्र, संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में देखो 3 बातें। अब मैं आपको ये, जैसे एथाइन है, एथ का ये है हमारे पास अणुसूत्र एथाइन का, ठीक है। इसके बाद में एथाइन का संरचना सूत्र है, वो देखो ये रहा। ये हमारे पास क्या है? यहाँ एथाइन का संरचना सूत्र है। इसके बाद में हम करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, वो देखो ये रही। ये क्या है अपने पास में? यहाँ कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहे हैं? पहले कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट का मतलब बाह्यतम कोश में कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। ये देखो, ये क्या है हमारे पास? इसका अणु सूत्र की बात हुई। ये क्या है? इसका अणु सूत्र। ये इसकी क्या है? संरचना सूत्र की बात आ गई है। और ये क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात आई है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। आप लोगों को प्रश्न में ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसे देखो ये कह दिया जाए C2H6 लिख दिया जाए, C2H4 लिख दिया जाए, C2H2 लिख दिया जाए। अब इसमें ये कह दिया जाए कि इसमें से एथीन को पहचानिए कौन सा है? एथीन कौन सा है? तो ये तो है एथेन, एथीन, एथाइन। तो हमारा आंसर ये हो गया कि एथीन ये है। इसके बाद में इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, इसका संरचना सूत्र बनाइए, इसके अंदर कुल सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी है। तो देखो अब आप लोगों ने इस तरह से बना दिया, ये लिख दिया है यहाँ, इसकी संरचना बना दी। अब अपने को यहाँ सहसंयोजक बंध की संख्या बतानी है। सारे इसके अंदर सहसंयोजक बंध का मीन्स एकल बंध है वो कितने हैं? सहसंयोजक एकल बंध कितने हैं? उनकी संख्या लिखेंगे। एकल बंध 1 2 3 4, यानी सहसंयोजक एकल बंधों की संख्या है बराबर 4 है। एकल के बाद में हमारे पास द्विबंध है, वो भी दे रखा है। द्विबंध है वो कितना है? बराबर ओनली फॉर 1 है। कुल बंधों की संख्या, कुल सहसंयोजक बंध बराबर कितने हैं? 5 है। इसको 2 काउंट नहीं किया जाएगा। 1 द्विबंध है, 4 एकल बंध है। कुल सहसंयोजक बंध बराबर कितने आ गए हैं? 5 है। तो बड़े ही ध्यान से लेसन के फर्स्ट पॉइंट में हमें एक टेबल मिली है। उस टेबल के अंदर जैसे बीच में आया था कि ये एथेनोइक अम्ल है, इसका गलनांक हमें मिला था 290 केल्विन होता है। तो 290 केल्विन ये भी छोटे न्यू टाइप के क्वेश्चनों में मिल सकता है। अब अपने अगले लेसन के अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपने थैंक यू है। इस वीडियो को आप लोग क्या करना है? रिवाइज करें। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर आप लोगों को दिया गया है। ओके, थैंक यू।